तो स्किन कैंसर के लिए आपका ज्यादातर ये रेडिएशन जिम्मेदार है। जैसे अब देखिए ल्यूकेमिया के लिए कौन जिम्मेदार है। ल्यूकेमिया के लिए बहुत सारा कंडीशन जिम्मेदार है, लेकिन ये यहाँ पर देखिए फ्री रेडिकल के संदर्भ में कौन जिम्मेदार है। क्योंकि देखिए एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, हाईली सिग्निफिकेंट कोरिलेशन मिला है बिटवीन कंजम्पशन ऑफ फैट एंड आयल्स विथ द डेथ रेट। जो व्यक्ति जितना ज्यादा फैट और आयल को कंज्यूम करता है उसका जो डेथ है उतना जल्दी होता है, मतलब जल्दी मतलब पहले हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस आपका कैंसर एंड ल्यूकेमिया, कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। एक सिग्निफिकेंट स्टडी, बहुत हाई कोरिलेशन मिला है, क्योंकि एक पेशेंट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट में जो कि बहुत ज्यादा फैटी सब्सटेंस कंज्यूम करते थे, एक लॉन्ग टर्म स्टडी हुआ, तो दे आर dying earlier than that other group which were not consuming fatty substances ज्यादा, मतलब high in amount, so they survived for a longer period of time। उनका लाइफ स्पान ज्यादा है इनके बनिस्पत। समझ रहे हो। तो ये जो है आपका स्टडी, इसी में इन्होंने प्रपोज किया कि जो डेथ रेट है फ्रॉम ल्यूकेमिया, क्योंकि जो डेथ हो रहा है बहुत सारी वजह से हो रहा है, ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया, मैलिग्नेंट नियोप्लासिया ऑफ ब्रेस्ट, ओवरी, ये समझ लो कि ये सब कैंसर के, ब्रेस्ट का, ओवरी का, रेक्टम का, तो इन सब की वजह से इनका डेथ जो है इस ग्रुप में ज्यादा हो रहा है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन, बहुत मेटा स्टडी है, लार्ज स्टडी, इसमें 4-5 आदमी ने हजारों व्यक्तियों को शामिल किया गया, ठीक है। तो उनकी उसका वजह है कि दे वेर कंज्यूमिंग मोर फैट एंड आयल्स, ठीक है। जैसे देखिए आप जान रहे हो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके लिए लाभदायक है, यू नो दिस, पढ़ाया है आपको। ये एसेंशियल है और हेल्दी है, आपके लिए लाभदायक है, आपके बॉडी के लिए जरूरत है इनका, क्योंकि ये आप सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं एक को छोड़ के। पॉली अनसैचुरेटेड जो है वो आपके बॉडी के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, और ये ऑक्सीडाइज होता है ये फ्री रेडिकल्स की वजह से। फ्री रेडिकल्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज कर देंगे। अगर बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं, जनरेट हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट हो गया है, अदरवाइज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज वेरी यूजफुल फॉर योर बॉडी। अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो फ्री रेडिकल्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज कर देंगे। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कहां पर ऑक्सीडाइज करेंगे, क्योंकि आपने डाइटरी सोर्स से ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिया, वो एब्जॉर्ब होके गए इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स में, और वहां पर इनकी पैकिंग होती है टू गेट ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, क्योंकि ये सब हाइड्रोफोबिक है इन नेचर है, ठीक है। तो काइलोमाइक्रोन बनता है पहले, काइलोमाइक्रोन, इसको बोलते हैं अल्ट्रा लो यूएल, अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसके बाद फिर होता है एक आपका VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। फिर है एक LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। फिर एक होता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इन सब में इनकी पैकिंग होती है इनके रूप में।
तो देखिए जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ते जाता है, दैट मीन्स द प्रोटीन कंपोनेंट इज मोर इन दैट। लाइपोप्रोटीन जो है वो ज्यादा है, प्रोटीन पोर्शन ज्यादा है, लिपिड पोर्शन कम है। तो एचडीएल इज कंसिडर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल, दैट्स व्हाई। और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जितने भी फैट आप ले रहे हैं बॉडी में, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब इसी में पैक होकर के जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड भी है, पॉली अनसैचुरेटेड भी इसमें पैक्ड है। ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, साथ ही साथ एपोलाइपोप्रोटीन, एपोप्रोटीन बोलते हैं, वो सब भी पैक्ड है इसका, इस पूरे स्फेरिकल स्ट्रक्चर में। और फिर वो म्यूकोसल सेल से ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, फिर ब्लड से फिर वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में, खासकर लीवर, वहां पहुंचता है, फिर मेटाबोलाइज होता है, फिर इंटरनलाइज होता है, और फिर उसका मेटाबोलाइजेशन। ट्रांसपोर्ट करने के लिए इतना मैकेनिज्म किया, क्योंकि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो अब देखिए यहाँ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है एलडीएल में पैक होता है सबसे ज्यादा, इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल है। और इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो उसको जाकर के ऑक्सीडाइज कर देगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो एलडीएल के कोर में है। और इसके ऑक्सीडेशन से एक लिपिड पर ऑक्सीडेशन इवेंट है, एक चेन रिएक्शन है, वो स्टार्ट हो जाता है इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, जिसमें एक रेडिकल के प्रोड्यूस होने से, जैसे HO अटैक किया, इसकी वजह से जो है ये एब्जॉर्ब हो गया, अटैक किया, इसी में समा गया, इसकी वजह से जिस लिपिड पर अटैक किया, जिस अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है, इसीलिए उनको रिड्यूस करके फिर सिंगल बॉन्ड में तब्दील कर सकता है, इसलिए अटैक का अपॉर्चुनिटी मिला, अटैक किया। तो देन फिर जो लिपिड कंपोनेंट जो है वो ब्रेक करता है, उसमें एक लिपिड कंपोनेंट भी फिर एक लिपिड रेडिकल बन जाते हैं, और वो फिर दूसरे फिर लिपिड पर अटैक करेंगे, फिर लिपिड रेडिकल बना, फिर अटैक, एक चेन रिएक्शन जिसको लिपिड पर ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ये स्टार्ट हो जाती है। और इसकी वजह से आपका लिपिड जो है डैमेज हो गया, ये एलडीएल में आपका जो कोर में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो सब रेडिकल में तब्दील हो गया, और ये एलडीएल जो है ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, ओके, क्योंकि ऑक्सीडेशन का पहले शुरुआत हुआ आपका इससे हाइड्रोक्सिल रेडिकल से। और ये क्या करेंगे, इसको पूरे को एक रेडिकल से इनका हजारों रेडिकल लिपिड रेडिकल बन जाएंगे इसके अंदर, और दैट विल अटैक द एंडोथेलियल सेल ऑफ द बॉडी, एंडोथेलियल सेल ऑफ द ब्लड वेसल, ओके, दोज लिपिड रेडिकल। और फिर एंडोथेलियल सेल को डैमेज करके दे विल मेक देम फोम सेल्स, उनका मॉर्फोलॉजी को चेंज करके, उनको डेथ करके उनको फोम सेल्स बना दिया, एंड दैट फोम सेल्स एग्रीगेट हो के इसमें और भी ब्लड में चल रहे, सीरम में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोनेक्टिन एक्सेट्रा, सीरम प्रोटीन्स, ये सब इसमें फंस के इसमें बड़ा बड़ा प्लैक बन गया, ग्रो होते गया, एज द टाइम प्रोग्रेसेस इट ग्रोज, और फिर ये उसको अवरुद्ध कर देगा ब्लड सप्लाई। या नहीं तो अर्थरोस्क्लेरोसिस का दूसरा प्रकार, एक जगह नहीं होकर के पूरे ब्लड वेसल के अलोंग भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं फैट के लेयर्स, एंड इट विल काउज द नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल। फिर फोर्स बढ़ जाएगा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो ऑर्गन जिससे ये ब्लड वेसल सप्लाई कर रहा है ब्लड का, जिस जहाँ से ये ब्लड सारे इसको बाथ कर रहे हैं, नहला रहे हैं इन द कैपिलरी, इनका प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इस पर चोट पड़ेगी ऑर्गन पर, और कंटिन्यूअसली प्रेशर पड़ रहा है 24/7, तो दैट ऑर्गन विल ऑल्सो डैमेज इन द लॉन्ग रन। ओके, आया समझ में स्टूडेंट, इतना क्लियर है? कुछ पूछना है?
तो सर पॉली अनसैचुरेटेड फैट तो है, हार्मफुल हो गया हम लोग की बॉडी के लिए। यस, हार्मफुल हो गया। वो अपने वजह से नहीं, किसी दूसरे ने उसको हार्मफुल बना दिया। जैसे आपके कोई अच्छा दोस्त है, उसको किसी ने कान भर दिए, अब वो आपके अगेंस्ट हो गया, गलतफहमी का शिकार हो गया, अब आपसे दुश्मन ले लिया। तो कह रहे हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर है बॉडी में, यानी ये फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं ज्यादा, और एंटीऑक्सीडेंट्स उनको नहीं कर पा रहे हैं इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंडीशन जनरेट हुआ। ओके, क्योंकि इन सारे एक्सटर्नल सोर्सेज से, अगर वो व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, अगर वो व्यक्ति धूप में ज्यादा टहल रहा है, साथ ही साथ बाजार में अगरम बगरम खा रहा है, मीट मछली मुर्गा दबा के खटिया पर लेट के इधर उधर इधर उधर, तो सब तरह के फैक्टर उसमें आ रहे हैं। ओके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेटेड है, उसको पता नहीं है। ओके, और अंडर दैट कंडीशन वो अगर कोई कह रहा है कि ये खाने से हम अच्छा हो गया, घर में जाके ऑलिव ऑयल भी खा रहा है, वो मान लो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी ले रहा है, उस कंडीशन में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी उसके लिए घातक है, क्योंकि दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रेडिकल अगेन बाय कन्वर्टिंग देयर डबल बॉन्ड्स इन द कोर ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। समझ में आया बात? और ये वजह है, बहुत बड़ा वजह है ल्यूकेमिया का, ब्लड कैंसर भी होता है इससे, इन फिर ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन से, क्योंकि ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन चालू कर दिया, लिपिड का फिर पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रेडिकल बन रहे हैं लिपिड्स के बहुत सारे। तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन से इन्होंने ल्यूकेमिया भी काउज कर दिया। ओके, ब्लड कैंसर या ब्रेस्ट का कैंसर या ओवरी का कैंसर, रेक्टम का कैंसर, ये सब स्टडीज में पाया गया है कि दिस मैकेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल। तो क्या जरूरत है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेने से ज्यादा जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट्स का। समझ रहे बात? एंटीऑक्सीडेंट्स कितना महत्वपूर्ण है। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर बॉडी में नहीं मात्रा में प्रचुर मौजूद है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, फिर आप जो बढ़िया चीज भी लोगे तो वो भी डैमेज ही काउज करेगा। समझ रहे हो? और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है बहुत अच्छा हमारे पास, विटामिन ई, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए, ये तीनों का कॉम्बिनेशन पूल करके दिया जाता है। कैंसर के पेशेंट को ये हमेशा दिया जाता है। चलो अब तो हो गया, लेकिन इसके ऑलरेडी जो है प्रोग्रेशन को मिनिमाइज करें, इसलिए उनको प्रचुर मात्रा में दिया जाता है दवाई, प्रोग्रेशन को हम लिमिट करें कम से कम, तो फिर ट्रीटमेंट जो है ज्यादा कारगर होगा। क्योंकि अगर इनिशिएट किया है तो अब ये इनिशिएट करने के बाद कैंसर कितना स्टेज पर आया, ओके, अब जहां से ट्रीटमेंट शुरू होगा, अगर मेटास्टेसिस नहीं हुआ है तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, लक की बात है। मेटास्टेसिस भी प्रारंभ हो गया तो फिर बहुत मतलब खराब कंडीशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में दो धारी तलवार है। तो आप समझिए कि कैंसर के होने में भी फ्री रेडिकल जिम्मेदार है, और कैंसर के ट्रीटमेंट में, जैसे कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, रेडिएशन से, कीमोथेरेपी से। इस कीमोथेरेपी में मिथोट्रिक्सेट से करते थे, बताया है आपको, तो इससे भी ड्रग इंड्यूस्ड है, तो इससे भी फ्री रेडिकल जनरेट होता है कीमोथेरेपी से फर्दर। एक तो उसके कैंसर होने में फ्री रेडिकल जिम्मेदार है, फिर कीमोथेरेपी जब दे रहे हैं तो ट्रीटमेंट में भी फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। ट्रीटमेंट के प्रोसीजर में रेडिएशन से फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं। ओके, तो इनको फिर टैकल किया जाता है बाय गिविंग दिस हैवी डोज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स का लेवल देखा जाता है कि ये कितना है,
और इनके ब्लड में कितना एंटीऑक्सीडेंट्स है, ऐसे करके फिर डोज डिटर्मिनेशन करके फिर ये एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो उनका ट्रीटमेंट के दौरान जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी जो जनरेट हुआ उसको मिनिमाइज करना होता है। समझ रहे हैं? यस सर। अब कारण क्या है इसका, क्यों हुआ? क्योंकि पर्सन ने कंज्यूम किया फैट और ऑयल को बहुत ज्यादा मात्रा में। बहुत ज्यादा मात्रा में किया, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें, और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में अगर है तो ये पूरा खतरनाक खेल हो जाएगा उसके अंदर। ओके, ठीक है, इतना समझ गए आप? आगे बढ़े। यस सर। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है इसको कॉम्बैट करना जरूरी है टू मेंटेन ए हेल्दी स्टेट ऑफ द लाइफ। आदमी पड़ा हुआ है, बीमारी नहीं है, सोच रहा है हम तो हेल्दी है, लेकिन क्या पता उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो। तो उसको कंटिन्यूअसली हेल्दी फूड हैबिट्स, ओके, एंड देयर डाइट शुड बी रिच इन दिस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसा खाना खाए वो जिसमें बीटा कैरोटीन मिले, उसको विटामिन ए मिले, विटामिन ई मिले। ओके, जब बीमारी हो जाएगा तब वो टेबलेट खाएगा, ये कैप्सूल से लेगा, लेकिन जब तक वो हेल्दी है अपने फूड में, अपने प्लेटर में ये सब सब्सटेंसेस उनके अगर रहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में खाएगा कोई व्यक्ति, और ये देखा गया है स्टडी में कि उनका लाइफ जो है लंबा रहता है। ओके, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो अराइज हो रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ an imbalance between free radical production and antioxidant defense। एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस करता है आपको फ्री और रेडिकल डैमेज से, इसके बीच में इम्बैलेंस से ये सारे यह डैमेज काउज होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के। ओके, तो हो सकता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दोनों तरह के होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब कोई बहुत दिन से सिगरेट पी रहा है, बहुत दिन से बहुत ज्यादा फैटी सब्सटेंस ऑयल खा रहा है, बहुत उसका खाना में रहता है, ये सब लॉन्ग टर्म होंगे। शॉर्ट टर्म जैसे कि उसका टिश्यू अगर इंजर्ड हो गया, ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उसको हार्ट में इंजरी हो गया, हाइपरटॉक्सिया हो गया, या कोई सडन उसका एक्सपोजर हो गया किसी टॉक्सिन के साथ, या उसने बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लिया, किसी दिन ठान के 2 दिन खूब एक्सरसाइज कर लिया, तो उसके दिन उतने टाइम तक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा टेम्पोररी, तो ये शॉर्ट टर्म है। तो ये शॉर्ट टर्म भी कम हार्मफुल नहीं, क्योंकि ये इंजर्ड टिश्यूज जो है ये से आपके ये प्रोड्यूस करते हैं रेडिकल जनरेटिंग एंजाइम्स को। कैसे होता है? ट्रॉमा में, इन्फेक्शन में, हार्ट इंजरी, ओके, टॉक्सिन के एक्सपोजर में, एक्सेसिव एक्सरसाइज में टिश्यू डैमेज हुआ, और डैमेज टिश्यू प्रोड्यूस करता है रेडिकल जनरेटिंग एंजाइम्स को। दीज आर रेडिकल जनरेटिंग एंजाइम्स आपके हैं ये जैंथिन ऑक्सीडेज, लाइपोजिनेज एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज।
और भी हैं रेडिकल जनरेटिंग एंजाइम्स और सिस्टम, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। लेकिन यहाँ पर जब टिश्यू इंजरी हुई तो जैंथिन ऑक्सीडेज, लाइपोजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज आपको डिस्कस कर चुके हैं। COX-1 and COX-2 enzymes, and these are involved in prostaglandin synthesis. तो ये सब एंजाइम जो है वो काउच बढ़ जाते हैं इंजोर्ड टिश्यू जहां पर इंजुरी हुई, ठीक है। साथ ही साथ जहां पर टिश्यू इंज्योर होता है वहां पर फैगोसाइटोसिस भी बढ़ जाती है, क्योंकि पैथोजेंस इन्वेड करेंगे तो हम आपके हमारे टिश्यू में स्किन सेल्स में जो मैक्रोफाजेज हैं, टिश्यू मैक्रोफाजेज, दोस कम टू द एक्शन। तो फैगोसाइटोसिस होगा, ओके। और इवन अगर उस इंज्योर्ड टिश्यू पर जो सेल्स डैमेज हुए हैं, ओके, जो सेल डैमेज हुए हैं उनका उनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी डैमेज हुआ है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स 5 वो भी डैमेज हुआ है। So the disruption of electron transport chain and oxidative phosphorylation, also the release of iron and copper ions occur, and because of that destruction, production of excess reactive oxygen species occur. Okay. तो ये सब वजह से क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया। समझ रहे बात को? ठीक है। लॉन्ग टर्म में जैसे आपके जैसे किसी का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है रेडिएशन से या कीमोथेरेपी से, तो इसमें फ्री रेडिकल एक्सेसिव जनरेट हो रहे हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना ही है। और ये ट्रीटमेंट जो है कोई एक दिन का है नहीं, लंबा ट्रीटमेंट है, तो इसमें भी जनरेट होते हैं लॉन्ग टर्म ये है। तो इसको लॉन्ग टर्म चूंकि ट्रीटमेंट है, क्लिनिशियन के मॉनिटरिंग में हो रहा है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए, फिर एंटीऑक्सीडेंट्स एडमिनिस्टर किया जा रहा है इसमें। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इसमें भी देखा गया है, डायबिटीज मेलाइटस में भी, उसको भी काउज करने में, उसको डायबिटीज के स्टार्ट होने में इंडक्शन होने कारण है उसका होने का, और फिर डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशंस में भी ये कारण है। ओके। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहने से जैसे डायबिटीज हो गया, ओके, कैंसर हो गया, आपका ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो गए, ओके, आपका डायबिटीज हो गया, आंख से संबंधित बीमारियां जो एज रिलेटेड होती है वो भी होते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड रहने से न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेज जैसे पार्किंसन, अल्जाइमर ये भी हो जाते हैं। ओके। तो कहने का मतलब हुआ कि देयर इज ए रोल ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन मेनी डिजीज कंडीशंस टू अराइज। They are responsible for many disease conditions to arise. जैसे कि अभी जितना भी नाम लिए हम, जैसे कि सबको फिर से लिस्ट कर देता हूं, आप लोग नोट बना ही लोगे। क्या क्या है नाम लिए अभी तक, बताइए कितनी बीमारियों का नाम ले लिया। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से ये सारी बीमारियां होती हैं।
ठीक है, कौन कौन से? एथ्रेस, एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से इन्फ्लामेशन, सर्टेन कैंसर्स, जैसे ल्यूकेमिया, स्किन, आ रहा है स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. It also contributes to the process of aging. Recent studies also, it has also shown that there is a significant contribution to oxidative stress, has significant contribution to all inflammatory diseases. इन्फ्लामेशन में चूंकि कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सारे इन्फ्लामेटरी डिजीजेज जैसे कि आपके हो गए, अर्थराइटिस का नाम सुने होंगे, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, फिर नहीं, रिमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून है, यस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस भी, अर्थराइटिस भी, अर्थराइटिस भी, वेस्कुलाइटिस भी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, GLOMERULO, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। किडनी का डिजीज है, किडनी डैमेज हुआ, नेफ्राइटिस डैमेज हुआ, किडनी डैमेज हुआ। ओके, फिर लूपस एरिथमेटोसस, ये भी ऑटो इम्यून डिसीज है, एक्सेसिव इन्फ्लामेशन हो जाने से, हाइटेंड रिस्पॉन्स होने से होता है, इन्फ्लामेशन होने से लूपस एरिथमेटोसस। 1 सेकंड, मेटोसस, फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी होते हैं, डिस्ट्रेस सिंड्रोम, नॉट इन चाइल्ड, इन एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये सब जो है इन्फ्लामेटरी डिजीजेज है, ये सब आपके हो गए किससे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के प्रोलॉन्ग्ड रहने से। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, ठीक है, इतना ही नहीं, ये तो इन्फ्लामेटरी डिजीजेज है, हार्ट डिजीजेज, जैसे इस्चेमिक हार्ट, ये हो जाएगा, स्ट्रोक, लकवा, इंटेस्टाइनल इस्चेमिया, क्या होगा? इंटेस्टाइन के किसी पोर्शन में ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो गई तो फिर क्या होगा?
इंटेस्टाइन जो है इन दैट एरिया उनका नेक्रोसिस हो गया। तो इस्चीमिया ये भी बहुत घातक कंडीशन है, आम भाषा में बोलते हैं आंत सड़ गया उसका। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स, इसमें भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जनरेट, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स इसमें जनरेट होते हैं। इसको मिटा दो इधर। और भी कंडीशन है, एम्फाइसीमा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है, ये ज्यादातर महिलाओं को होता है, चक्कर आना, ये मतलब फिट्स आते हैं। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे लिख लेना, पॉइंट बना लेना, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस। 1 सेकेंड। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ओके, अल्कोहलिज्म से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट होता है, स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेस, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स। और ये एक्सेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से आपका दिस लीड्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स and this oxidation of lipids and proteins are associated with the change in structure and function. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes. नो? पूछना है तो पूछो। सर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का स्टार्टिंग सिम्टम क्या होता है, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे स्टार्टिंग में कि बॉडी में प्रोड्यूस हुआ? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है आपका इम्बैलेंस है, फ्री रेडिकल्स जनरेशन और फ्री रेडिकल का न्यूट्रलाइजेशन के बीच का जो बैलेंस है वो अगर बिगड़ गया तो दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दबाव हो गया, ऑक्सीडेटिव दबाव। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज रेडिकल्स जो हैं ज्यादा जनरेट हो रहे हैं और ये क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे किसका? सेल्स के अंदर मौजूद दूसरे लिपिड मॉलिक्यूल का, प्रोटीन मॉलिक्यूल का, डीएनए मॉलिक्यूल का, जो अपना काम ऑलरेडी कर रहे थे पहले, और उनके साथ रिएक्ट करके उनको बायोलॉजिकली फंक्शनली इनएक्टिव कर देंगे। समझ रहे हो? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फिर क्यों? नॉर्मल प्रोसीजर मतलब कंडीशन में भी इन द बॉडी देयर इज ए होम्योस्टेसिस बिटवीन दिस, देयर इज ए बैलेंस बिटवीन दिस फ्री रेडिकल जनरेशन and free radical neutralization. There is a balance between these two. अगर ये बैलेंस बिगड़ गया तो फ्री रेडिकल जनरेशन जो है भारी पड़ जाएगा। ज्यादा जनरेशन हो रहा है, उतना न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी पड़ जाए अगर बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो गया, ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए फ्री रेडिकल्स। थोड़े बहुत तो एक्यूमुलेट होंगे ही, उसको रोक नहीं सकते हैं हम लोग। तो उस कंडीशन में भी हम क्या कह रहे हैं कि वो बैलेंस्ड है, वो अपना थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा रेडिकल्स जो बच जा रहा है आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, वो एजिंग को कंट्रीब्यूट कर रहा है और अदर जो भी पैथोफिजियोलॉजी है उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन थोड़ा ही कर रहा है, इसलिए बॉडी जो है उससे कॉम्बैट कर लेगा। ठीक है, अगर थोड़ी मात्रा में ज्यादा नहीं खा रहा है कोई तो वो सब कॉम्बैट कर लेगा, फिर ठीक कर लेगा, लेकिन कंटिन्यूअस उसका एक्सपोजर है
इन एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज जो भी आपको हम बताए पहले उसके साथ। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कंटिन्यूअस हो जाएगा बॉडी पर, और उस कंटिन्यूअस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने की वजह से ये सारे तरह की बीमारी जो भी हम बताए वो सब हो सकते हैं। समझ में आया अभी, या कोई और सवाल था? यस सर। नो सर। समझ रहे हो? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का रीजन क्या है? रीजन तो पहले से चल ही रहा है, उसका न्यूट्रलाइजेशन कंटिन्यूअस हो रहा है बॉडी में, इसलिए आप बचे हुए हो उसके हार्मफुल इफेक्ट से। अगर ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा, आगे हम पढ़ाएंगे अभी डिटॉक्सिफिकेशन, इसका थर्ड कंपोनेंट। ये अभी तो फ्री रेडिकल ही पढ़ा रहे हैं। ये हो गया आपको मारने वाला, ये हो गया बचाने वाला, और ये जो प्रक्रिया है मारने और बचाने का, ये हो गया डिटॉक्सिफिकेशन। तो इनके इम्बैलेंस से फ्री रेडिकल जो है एक्यूमुलेट हो गए, बॉडी में ज्यादा हो रहे हैं एक्यूमुलेशन, और ये ठहरता तो है नहीं, ये जमा होकर के बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये क्विकली रिएक्ट करते हैं, जैसे ही जनरेट हुए या तो क्विकली कोई इसको न्यूट्रलाइज कर दे तुरंत, ये आतंकवादी के जैसा है समझ लो, तुरंत न्यूट्रलाइज कर ले, नहीं तो फटेगा कहीं जाके, और तुरंत होता है, नहीं तो ये क्विकली जाकर के रिएक्ट कर जाएगा अगल बगल के किसी प्रोटीन से या कोई अदर लिपिड मॉलिक्यूल या डीएनए आरएनए जो बगल में इसको सबसे नजदीक मिला, जो इसको मिला उसके साथ ये अटैक कर देगा। तो एक सेकंड।